तो दोस्तों आज मैं द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रियर गार्ड के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये किसी का एनीमे है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है, लेकिन अकेले नहीं, उसके साथ उसके बहुत सारे को वर्कर्स हैं। और अब ये लोग किस तरह इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे यही हम इस एनीमे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर आरिहिटो को देख पाते हैं। एक बस इंसिडेंट में उसकी मौत हो जाती है। वो अपने कोवर्कर के साथ स्कीइंग करने के लिए जा रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सभी को एक लाइन में खड़ा देखता है। कोई भी एक दूसरे से बात या वहां से हिल नहीं पा रहा था कि तभी एक लड़की उसके सामने आती है और सब अचानक से गायब हो जाते हैं। ये लड़की उसे वापस से जिंदा करती है और एक टैबलेट देती है। बताती है कि वहां पहुंचते ही उसे सबसे पहले गिल्ड में पहुंचना होगा। आरिहिटो फिर अपने आप को लेबिरिंथ सिटी में पाता है। वो तुरंत इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक गिल्ड में पहुंचता है। वहां वो अपनी एक कोवर्कर को भी देखता है जिसका नाम सुजुना था। रिसेप्शनिस्ट उसे आगे की इंस्ट्रक्शन देते हुए बताती है कि वो एक शाइन मेडिन है। और तभी हम एक लिटिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इसी दुनिया की थी। वो जानती थी कि जितने भी यहाँ नए लोग हैं वो सभी रीइंकार्नेट हुए हैं। उनमें से वो किसी रियर गार्ड क्लास वाले बंदे की तलाश कर रही थी। सुजुने को देख वो उसे अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती है। सभी लोग उसे देख हंसते हैं, कहते हैं कि हर बार की तरह वैसा ही होगा जैसा होता आया है। किस बारे में बात हो रही है या मैं आगे पता चलेगा। सुजुने उसके साथ पार्टी बनाने के लिए मान जाती है तो एलिटा उसे अपने साथ एक मिशन पर लेकर निकलती है। आरिहिटो को ये देख टेंशन होती है, पर तभी रिसेप्शनिस्ट लुइसा उसे बुलाती है। आरिहिटो पूछता है कि ये कौन सी जगह है तो लुइसा के मुताबिक इस लेबिरिंथ सिटी में वो लोग आते हैं जो कि रीइंकार्नेट हुए हों और अपनी लाइफ एज अ सीकर बनकर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सिर्फ सीकर्स को ही लेबिरिंथ में जाने की इजाजत दी जाती है। आरिहिटो गिल्ड के साथ रजिस्टर करता है और जो टैबलेट उसे यहाँ आने से पहले दिया गया था उसके जरिए आरिहिटो को अपनी क्लास चूज करनी थी। लेकिन तभी उसकी बॉस क्यों का यहाँ आ जाती है जो कि ऑफिस में उससे कहीं ज्यादा काम करवाया करती थी। वो उसे देख थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो तो बस में थी ही नहीं, तो आखिर उसकी डेथ कैसे हुई। वो बताती है कि दरअसल उसकी डेथ उसके घर पर हुई थी और अब वो यहाँ बहुत से लोगों को कॉस्प्ले करता देख पा रही है। वो तुरंत समझ जाती है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है, यानी यहाँ पर किसी तरीके का कॉस्प्ले शो नहीं चल रहा है। वो फिर आरिहिटो को इन फैंटेसी वर्ल्ड्स के बारे में बताने लगती है, क्योंकि अब से इनकी जिंदगी इसी दुनिया में गुजरेगी तो इन्हें बहुत से मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और भरोसेमंद लोगों के साथ पार्टी बनानी होगी। वो आरिहिटो के साथ पार्टी बनाने का सोचती है। उसकी क्लास वेलकरी है और वो स्पिरिट मैजिक के साथ सॉर्ड और स्पीयर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। आरिहिटो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, कहता है कि इतना सब कुछ बताने के लिए थैंक यू, अब मुझे कुछ भरोसेमंद लोगों की तलाश करने के लिए निकलना है। ये सुन वो थोड़ी उदास होती है, लेकिन खुद भी किसी पार्टी में शामिल होने के लिए निकल जाती है। इसके बाद आरिहिटो वापस रिसेप्शनिस्ट से बातें करने लगता है। वो बताती है कि सीकर्स जो भी करेंगे उनसे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ेंगे। टैबलेट पर उनके किए गए हर एक काम का रिकॉर्ड होगा और इन कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट से उनकी वर्थ डिसाइड होगी। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना इस कंट्री में उनका स्टेटस बढ़ेगा। सब कुछ फ्री है सिवाय पॉइंट्स के। पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो ही सीकर्स को खाने रहने की जगह वगैरह जैसी चीजें मिल पाएंगी। आरिहिटो फिर अपने लिए रियर गार्ड नाम की क्लास को चूज करने का डिसाइड करता है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक उनकी ज्यादा डिमांड है। रियर गार्ड की भी बहुत सारी टाइप्स थी जो कि आरिहिटो को समझ में नहीं आती, तो वो सिर्फ रियर गार्ड ही चूज करता है। इससे रियर गार्ड की सभी टाइप्स के स्किल्स मिल जाते हैं, जिसे देख रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि ये किसी तरीके का ग्लिच है, इसलिए अब आरिहिटो के लिए पार्टी बनाना मुश्किल हो सकता है। ये देखते हुए अभी के लिए वो उसे कुछ मर्सिनरी टिकट्स देती है। आरिहिटो यहाँ से निकलकर अपने सारे स्किल्स चेक करने लगता है। अब बस उसे पार्टी बनाने की जरूरत थी। वो एक मर्सिनरी ऑफिस में पहुंचता है और जो टिकट्स उसे मिले हैं उनका इस्तेमाल कर असिस्टेंट मैनेजर लाइला से वो एक लिजर्डमैन लड़की थ्रेशिया को हायर करता है। लेकिन वो एक इंसान की तरह दिखती है, तो लाइला उसे बताती है कि ये पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन डंजन में एक लिजर्डमैन के हाथों मारी गई और जब भी ऐसा होता है तो वो इंसान एक डेमी ह्यूमन बनकर वापस से जिंदा हो जाता है। थ्रेशिया को अब ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, यानी वो अब वही करेगी जो भी उसका मास्टर कहेगा। एक तरीके से थ्रेशिया एक स्लेव है और स्लेव रखना यहाँ इलीगल नहीं माना जाता। आरिहिटो फिर थ्रेशिया के साथ लेबिरिंथ के पहले फ्लोर पर निकलता है और तभी एंट्रेंस पर वो एक पार्टी से टकराता है। वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये भी क्योका ही तरह जापानीज है और एक बिगिनर भी, यानी ये लोग ऑलरेडी क्योका से मिल चुके हैं और वो किसी दूसरी पार्टी में है। इस पार्टी के लीडर का नाम रिबोल्ट था। उसकी पार्टी लेबिरिंथ के अंदर मौजूद लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है। रिबोल्ट आरिहिटो को नेम्ड मॉन्स्टर को अवॉइड करने की वार्निंग देता है, क्योंकि वो दूसरे मॉन्स्टर से काफी खतरनाक होते हैं और हर बिगिनर उनके हाथों मारा जाता है। डंजन के अंदर पहुंचते ही आरिहिटो अपने सामने काफी बड़े खाली मैदान को देखता है। यहाँ आते ही उसका सामना तुरंत एक नेम्ड मॉन्स्टर से होता है जिसका नाम कॉटन बॉल था। कॉटन बॉल आरिहिटो पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन थ्रेशिया उसे बचा लेती है और उससे फाइट करने लगती है। आरिहिटो अपने टैबलेट पर उसकी हेल्थ देख पा रहा था जो कि काफी तेजी से कम हो रही थी। उसे बचाने के लिए आरिहिटो अपने डिफेंस सपोर्ट स्किल का इस्तेमाल कर शील्ड की रेड करता है, जिससे थ्रेशिया को ओपनिंग मिलती है और वो उसे मार देती है। आरिहिटो थ्रेशिया से माफी मांगता है कि वो पहले अपने इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाया। वो थ्रेशिया की हालत देख यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन थ्रेशिया मना कर देती है। ये देख वो थ्रेशिया को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और तभी इन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा कर वो अपने सामने क्योगा और उसकी पार्टी को एक नेम्ड मॉन्स्टर से फाइट करता देखता है और वहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।